हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो मैं यूनुस सर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने रैंकर्स मंत्र चैनल पे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर चल रहा है और इसके अभी तक अपन 14 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर नहीं देखे हो तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट होगी, उस पर क्लिक करना और आप वो लेक्चर देख सकते हो। आज का जो हमारा जो लेक्चर है बच्चों, लेक्चर नंबर 15, जहां पर अपन डिस्कस कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी के अंदर अपन एक और टॉपिक कवर करेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वहां से थ्योरी का क्वेश्चन बनता है और न्यूमेरिकल भी बनता है, तो हमारे लिए वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो, अगर कोई भी कंडक्टर वायर है हमारे पास में, अगर इस वायर से अगर करंट फ्लो करता है, कोई करंट फ्लो करता है, तो बच्चों ये अपने चारों ओर हीट प्रोड्यूस करेगा। ये इसका नेचर बच्चों करेगा। अगर किसी भी वायर से अगर आप करंट फ्लो करा रहे हो तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करेगी, वो अपन आगे देखेंगे किस बात की बातों पर डिपेंड करेगी, लेकिन हीट प्रोड्यूस होगी। और बच्चों, ये जो हीट प्रोड्यूस करने का इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बच्चों वैसा ही है जैसा कि आप लोग इसके जस्ट नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आप पढ़ रहे होंगे कि हर एक करंट कैरिंग वायर जो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। उसी तरीके से बच्चों, हर एक इलेक्ट्रिक वायर जो होता है जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, वो अपने चारों ओर हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसको अपन कह रहे होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, ये हीट प्रोड्यूस क्यों हो रही होती है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे बच्चों सिंपल सा रीजन है कि रेजिस्टेंस। क्योंकि जब भी कोई, हमको पता है कि किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, इट मींस चार्ज फ्लो कर रहे हैं। अब वो जो चार्ज फ्लो करते हैं बच्चों, उनका फ्लो करना इतना आसान नहीं होता है। उनको क्या करना पड़ता है, उनके बीच में जो आने वाले जो आयंस होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनके साथ में क्या होना होता है, कोलिजन होता है। बार बार टक्कर लगती है, टकराने से, कोलिजन से, रेजिस्टेंस से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये इसका रीजन है यहाँ पर। अब बात आती है कि किसी भी रेजिस्टेंस वायर में, मतलब किसी भी वायर में से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो उसी को बताने के लिए यहाँ पर बच्चों एंट्री होती है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ मतलब कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये बताता है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो क्या कहता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बच्चों, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि भाई कोई अगर कंडक्टर वायर है, ये मैं लेता हूं कोई कंडक्टर वायर है, तो इस कंडक्टर वायर से प्रोड्यूस होने वाली जो हीट होगी, वो हीट बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, करंट मतलब स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जो इस वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा ना, उस करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। साथ ही साथ बच्चों, इस वायर का जो भी रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और साथ ही साथ बच्चों, ये जो करंट इसके अंदर फ्लो किया जा रहा है, वो कितने टाइम तक के लिए किया जा रहा है, कितने टाइम तक के लिए किया जा रहा है, उसके भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये रिलेशन बच्चों हमको क्या बताता है कि किसी भी वायर में जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा ना, वो उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि एक वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, यानी अगर राइट साइड वैल्यू इंक्रीज होगी, तो लेफ्ट साइड वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ओके, तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी वायर में जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा ना, उस वायर में इतनी ही हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। वायर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, इट मींस कोलिजन उतना ही ज्यादा होगा, इट मींस हीट उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा, हीट उतनी ज्यादा। टाइम, जितने टाइम तक के लिए हीट करंट फ्लो करेगा ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा बच्चों, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। अरे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप लोग जो अपने घरों के अंदर जो फैन वगैरह यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं, तो आप देखना कि वो जब काफी टाइम तक जब आप उनको यूज करते हो ना, यूज करने के बाद में अगर उसको टच करते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कभी टच हो जाता है तो आपको पता चलता है कि वो गर्म होता है, वार्म होता है। ये वार्म होने के पीछे रीजन क्या बच्चों, यही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब कभी भी किसी भी वायर में से जब करंट फ्लो करेगा, तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी। जितना ज्यादा करंट होगा, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जितना वायर का रेजिस्टेंस होगा, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और जितना टाइम तक के लिए करंट फ्लो करेगा, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, ये रिलेशन याद रखना। अब देखो बच्चों, अब इसको प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते थे, कांस्टेंट यूज करते हैं बच्चों के, हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं, जिसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहते हैं। और इस के की वैल्यू बच्चों हम क्या लेकर चलते हैं, 1 लेकर चलते हैं। अगर इस के की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो ऐसे बच्चों हमारा फॉर्मूला बन के आता है H = I² RT।
बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एच क्या बताता है बच्चों, हीट प्रोड्यूस्ड को बताता है कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। और चूंकि ये हीट एक टाइप की एनर्जी होती है, तो ऐसे में बच्चों इसकी जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, जूल रहेगी। याद रखना, एनर्जी ऑफ हीट एनर्जी मतलब यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या होती है, जूल होती है, आप लोगों को याद रखना। ओके, ध्यान रख लोगे। चलिए, तो ये हुआ बच्चों हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब बात आती है कि इस लॉ को हम यूज कहां पे करते हैं, इसका मतलब कि क्या कोई यूज है क्या? ऑफ कोर्स है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगर अपन बात करें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के इसकी यूजेस की बात करें, चलो मैं यहां पर लिखता हूं यूजेस। तो जूल्स लॉ ऑफ हीट को कहां पे यूज करते हैं? अरे जहां पर भी करंट फ्लो करा करके किसी चीज को गर्म करके अगर उसको हीट को अगर अपन यूज कर रहे हैं, कहां कहां यूज करते हैं? यूज करते हैं अपन पहला ये देते हैं अपन हीटिंग, मतलब जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है ना, हीटर देखो, इलेक्ट्रिक जो हीटर होती है उसमें भी यूज करते हैं अपन। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक आयरन वहां पे भी अपन यूज करते हैं। इसके अलावा बात करें बच्चों बल्ब की, तो इलेक्ट्रिक जो बल्ब होते हैं बल्ब में भी अपन यूज करते हैं। ध्यान रखना कि जो फिलामेंट होता है, आप लोग देखते होंगे कि इसमें भी याद रखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है मैं बताता हूँ, देखो कि इस बल्ब का जो ये फिलामेंट होता है, फिलामेंट किसका बनता है बच्चों? टंगस्टन का बनता है। किसका बनता है? टंगस्टन का, ध्यान रखना। ओके, अब ये जो टंगस्टन होता है, ये टंगस्टन किस टाइप का मतलब कि मेटल होता है, मतलब कि, तो ध्यान रखना ये किस टाइप का होता है? ये होता है बच्चों हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हम चाहते हैं कि यार मेल्ट ना हो यार, गर्म हो, गर्म होके अपने में से क्या प्रोड्यूस करे, लाइट प्रोड्यूस करे। ओके, मेल्ट हम नहीं चाहते कि वो ब्रेक हो। तो ऐसे में बच्चों कहेंगे कि किस टाइप का होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाई मेल्टिंग। तो ध्यान रखिएगा जो टंगस्टन इसके अंदर यूज किया जाता है वो हाई मेल्टिंग वाला होता है। अब देखो इसी प्रिंसिपल बस एक और है हमारे पास में, और वो है बच्चों यहाँ पर फ्यूज वायर। फ्यूज वायर ना, फ्यूज वायर, ये फ्यूज वायर भी बच्चों घरों में लगाया जाता है। जो भी बड़े जो अप्लायंसेस है उनको मतलब कि ज्यादा, जब भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, जो पोटेंशियल वो ज्यादा हो जाता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज वायर हम यूज करते हैं। सेफ्टी मेजर के पर्पज से इसको यूज किया जाता है फ्यूज वायर का। अब देखो फ्यूज वायर में भी आपको याद रखना, अगर पूछा जाए कि जो फ्यूज वायर होता है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, तो ध्यान रखना आप कहोगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करता है। अब इस फ्यूज वायर से रिलेटेड आपको एक पॉइंट याद रखना है, दो पॉइंट याद रखना है कि ये जो फ्यूज वायर होता है ना बच्चों, ये फ्यूज वायर होता है हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट डिवाइस होता है। ध्यान रखना, लो मेल्टिंग पॉइंट डिवाइस होता है, मतलब कि जो ज्यादा रेजिस्टेंस होता है और इजीली क्या कर जाए बच्चों, ब्रेक कर जाए, मेल्टिंग पॉइंट इजीली ब्रेक कर जाए। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बच्चों एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो फ्यूज वायर का जो कनेक्शन होता है ना हमारे घरों में, वो कौन से टाइप का कनेक्शन होता है? याद रखिएगा, सीरीज कनेक्शन। कौन से टाइप का कनेक्शन होता है? सीरीज कनेक्शन। मतलब अपन घरों में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एक और पॉइंट याद रख लो, अगर इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के, इस फ्यूज वायर को जो कनेक्ट किया जाता है ना, वो घरों में किस वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है? वो किया जाता है बच्चों लाइव वायर के साथ। इसमें से करंट आ रहा होता है लाइव वायर, उसके साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। इस चीज का ध्यान, जिसका कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है ना, ये भी याद रखते हो, रेड कलर होता है, उसमें रेड कलर की कोटिंग होती है ना, रेड कलर। तो ये फ्यूज से आपको रिलेटेड आपको याद रखने हैं। और भी इसके हीटिंग और भी कई सारे यूजेस है, जैसे कि आप यूज कर सकते हो ओवन के अंदर यूज कर सकते हो बच्चों। ओवन वगैरह, ओवन हो गया, टोस्टर वगैरह हो गया, तो वहां पर भी अपन इसी हीटिंग इफेक्ट को अपन यूज करते हैं। ओके, तो ये हुआ बच्चों हमारे पास में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब देखो इसी पे बेस्ड एक और टॉपिक आज अपन कवर कर लेते हैं, वो होता है बच्चों पावर। ठीक है, पावर सिंपल सी बात करना कि पावर की अगर डिफाइन की बात करें तो पावर मतलब क्या होता है? अरे कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी क्षमता है, कितना फास्ट काम कर सकते हैं। भाई अगर मेरे पास पावर ज्यादा है तो मैं जल्दी से काम कर लूंगा, अगर तेरे पास अगर पावर ज्यादा है इनमें से तो जल्दी से काम कर लेगा या भाई कर लेगी। ओके, तो मतलब कहने का मतलब है कि जितनी आपके पास पावर है उतनी ज्यादा आपके पास एबिलिटी, उतनी आप फास्ट काम कर सकते हो, मतलब कम टाइम लोगे और ज्यादा वर्क करोगे आप लोग। तो पावर बच्चों यही बताता है, पावर क्या बताता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप किस रेट के साथ आप वर्क कर रहे हो। तो देखो इसको आप कैसे कैसे डिफाइन बना सकते हो। अब अगर अपन किसी मशीन के लिए बात कर रहे हैं, अपने लिए बात कर रहे हैं, तो अपन कहेंगे कितना जल्दी आप काम कर सकते हो, ये हो गया, कितनी रेट से आप काम कर रहे हो, वो आपका पावर हो गया। अगर अपन किसी अप्लायंस के लिए बात करते हैं तो उसके लिए अपन क्या कहेंगे? उसके लिए अपन बात करेंगे बच्चों, अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है तो हम कहेंगे कि द रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, कि वो जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना, वो किस रेट के साथ कर रहा है।
एनर्जी की। मतलब वो जितना फास्ट एनर्जी को कंज्यूम करेगा, यूज करेगा ना, समझ रहा हूँ, उसकी पावर उतनी ज्यादा। अरे कोई फैन है यार, फैन वो चल रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी को जितनी जल्दी से वो यूज करेगा, जितनी ज्यादा जल्दी रेट से यूज करेगा, तो समझ रहा हूँ उसकी पावर उतनी ज्यादा है ना, उसकी पावर उतनी ज्यादा है यहाँ पे। इसके अलावा चाहे ये भी कह सकते हैं कि द रेट ऑफ डिसिपेट एनर्जी है ना, डिसिपेटिंग एनर्जी। डिसिपेटिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि जो हीट एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, कि जो आपको पता है कि जब अपन किसी जब जब वायर में से करंट फ्लो करता है तो वहां पे क्या होती है, कुछ एनर्जी का लॉस होता है। वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है बच्चों? हीट एनर्जी की फॉर्म में। अरे होता ना यार, अपन फोन चलाते हैं, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, जो पीसी वगैरह होते हैं या फिर फैन वगैरह होते हैं, अपन उसको जब अपन रनिंग में लेकर आते हैं, जब उसमें करंट फ्लो कराते हैं, तो आप जो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, अरे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप क्या चाहते हो भाई? अगर मैं फैन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट दे रहा हूं तो मैं क्या चाहता हूं कि वो जो एनर्जी है वो इसको रोटेट कराने में जाए। पर क्या वो जितनी भी एनर्जी क्या उसको रोटेट कराने में जाती है? क्या नहीं जाती है। कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। वो लॉस किस फॉर्म में हो सकता है? वो हो सकता है बच्चों हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो वो कितनी हीट को डिसिपेट कर रहा है, कितनी हीट वो रिलीज कर रहा है, तो हीट को रिलीज करने की, डिसिपेट करने की उसकी जो एबिलिटी है, वही क्या है बच्चों? पावर है उस अप्लायंस की। तो अपन कह सकते हैं कि वो कितनी एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है, कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, वही क्या होगा बच्चों? उसकी पावर होगी, है ना। तो अब देखो कितनी सारी अपन ने डिफाइन बना दी है यहाँ पे। तो अब इसको अपन मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो पावर देखो अलग अलग फॉर्मूले में लिख रहा हूं, मतलब सबका सेम है। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ का मतलब है ना अपॉन अपन टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। ये फॉर्मूला ये बना सकते हो। दूसरा बच्चों ये बना सकते हो कि पावर ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। आप एनर्जी किस रेट के साथ कंज्यूम कर रहे हो, ये लो एक और फॉर्मूला हो गया। पावर ऑफ डिसिपेटिंग एनर्जी, हीट एनर्जी की बात करें ना, तो पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, ये एक और फॉर्मूला आ गया। तो अब अगर अपन बात करें हीट, देख हीटिंग इफेक्ट पे अपन बात करें, तो अगर कोई अप्लायंस जो अपने में हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो ऐसे में उसकी पावर कितनी होगी थी, इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हो। अब मैं इस एच की जगह में क्या ये लिख सकता हूं? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखो अपॉन में टी ऑलरेडी है, तो टी ऑलरेडी है, टी से टी को कैंसिल आउट करो तो क्या बन के आएगा बच्चों? आई स्क्वायर आर। यानी कि पावर का एक और फॉर्मूला बन के आया बच्चों, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ओके, अब देखो याद करो ओम्स लॉ को, याद करो ओम्स लॉ में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो V होता है वो इज इक्वल टू होता है आई आर। यानी कि जहां कहीं भी R लिख रखा है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो बच्चों? V अपॉन आई लिख सकते हो। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? आई अपॉन आ जाएगा तो R की जगह V अपॉन आई लिख सकते हो। तो इस R की जगह मैं अगर V अपॉन आई लिखूं बच्चों, तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा? आई स्क्वायर V अपॉन आई, ऐसा बन जाएगा ना। तो आई से स्क्वायर को कैंसिल आउट करो तो क्या बन गया? वी आई। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला हमारे लिए। कि फॉर्मूला है, इसको याद रखना बच्चों। यहां से डायरेक्ट कौन से बनता है? P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये क्वेश्चन तो मैंने भी दिया था स्कूल में, जो टेस्ट किया था वहां पे क्वेश्चन पूछा था। तो काफी ने सही भी किया भी है, कुछ ना गलत किया ही है। सारे सही तो करते नहीं है, तो कुछ ना गलत कर ही है, लेकिन आप गलत नहीं करोगे बच्चों, ये मैं कह सकता हूं। तो पावर बच्चों P इज इक्वल टू वी आई। वी आई कहां से आया? जो यहां से बना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। तो P V यहां वोल्टेज है, I यहां पर करंट है। अब देखो अपन बात करते हैं बच्चों, अब इससे आप और फॉर्मूले बना सकते हो यार। तो एक फॉर्मूला तो आप ये लिख सकते हो, एक फॉर्मूला बच्चों आप ये लिख सकते हो। इसी से आप फॉर्मूला एक और, इससे एक और बना सकते हो। V की जगह आप क्या कर सकते हो? I की जगह V अपॉन R लिख दो। अरे यहां से I का फॉर्मूला क्या बना सकते हो? इस फॉर्मूले से I का फॉर्मूला क्या बन सकता है? I इज इक्वल टू V अपॉन R लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। R के जगह कौन में लिखो तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी कि जहां कहीं भी I लिख रखा ना उसकी जगह आप V अपॉन R और लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन R, यानी कि V स्क्वायर अपॉन R। ये एक और फॉर्मूला बन गया, यानी एक और फॉर्मूला लिख सकते हो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया। तो कितने फॉर्मूले हो गए? 4 फॉर्मूले। याद रखना बच्चों, याद रखने, एग्जाम में क्वेश्चन फटाफट होता है तो याद रखना पड़ेगा। तो अब मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बच्चों, कि जो आपके एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। द यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आपको SI यूनिट ऑफ पावर पूछी जाए तो पावर की यूनिट क्या होती है बच्चों? वाट होती है। क्या होती है? वाट। क्या होती है? वाट होती है, याद रखना। अब पावर के आप और भी यूनिट बना सकते हो। और यूनिट कहां से बनाते हो? यहां से बना सकते हो। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल अपॉन सेकंड।
तो पावर की एक और यूनिट हो रही है जूल अपॉन सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड। ओके, अब पावर की एक और यूनिट मैं बनाना चाह रहा हूं, वो यूनिट है बच्चों, चलो मैं पहले क्वेश्चन बनाता हूं। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिख रहा हूं जो पूछा गया भी था। ठीक है, याद रखना बच्चों आप लोग। तो इसको रब कर रहा हूं। तो यहां पे तो एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि which one is not the which one is the unit of power। क्वेश्चन है unit of power is कि पावर की यूनिट कौन सी इसमें से, ये आपसे पूछा रहा है। which one is the unit of power, इसमें से कौन सी पावर की यूनिट है। एक ऑप्शन दे दिया बच्चों आपको एम्पियर, वोल्ट एम्पियर ना, एक तो ये दे दिया वोल्ट एम्पियर, और एक दे दिया बच्चों आपको किलोवाट आवर, एक आपको दे दिया बच्चों जूल सेकेंड, और एक आपको दे दिया बच्चों यहां पर कूलाम पर सेकेंड। ये सोचेंगे सर ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही पहचाना। देखो, तो ये हमारे पास चार, इसमें से कौन सी यूनिट है जो पावर की यूनिट है। अब आप सोचोगे यार पावर की यूनिट तो सर ने वाट लिखवाई थी, अब वाट तो कहीं ऑप्शन है नहीं, लेकिन बच्चों एक यूनिट है जो इसके अंदर पावर की यूनिट है, जो कैसे, किलोवाट आवर तो नहीं बच्चों, याद रखना ना, इसको रट डालना कि किलोवाट आवर बच्चों ये एनर्जी की यूनिट है रे, ये पावर की यूनिट नहीं है बच्चों, ये एनर्जी की यूनिट है। और जूल पर जूल सेकंड तो कोई यूनिट है ही नहीं, ये जबरदस्ती बना दिया। अगर जूल पर सेकंड होता ना तब ये हमारा पावर का होता। तो जूल सेकंड इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर बच्चों, ये पावर की यूनिट नहीं है। कूलाम पर सेकंड ये तो करंट की यूनिट है यार, ये भी नहीं है। तो अब ये क्या ये हो सकती है कि पावर की यूनिट बच्चों, बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखो पावर का फॉर्मूला लिखवा रखा है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। V की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, V किसकी यूनिट है, वोल्ट की यूनिट है। V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। यानी कि पावर की आप एक और यूनिट बना सकते हो बच्चों, वोल्ट एम्पियर। अरे क्या बात समझ में आ रही क्या, और यही था हमारा ऑप्शन, आ गया ना सी। तो क्वेश्चन ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद ये मैं जहां तक मुझे लगता है ये एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। ओके, तो ये है बच्चों आज का निचोड़। तो आपको ध्यान रखना है, आज के लेक्चर में जो अपने टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए। पहला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां से आपको देखो, आपको याद कर रखना है एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से आपको याद रखना है कि हीटिंग इफेक्ट पर वर्क होने वाले अप्लायंसेस, उन अप्लायंसेस में दो मेन है बच्चों, एक तो आपको बल्ब का याद रखना है, और एक आपको याद रखना बच्चों फ्यूज वायर। फ्यूज वायर का मस्ट, यहां से क्वेश्चन बनता है फ्यूज वायर। आपको बताइए दिया क्वेश्चन क्या बन सकता है, रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट, सीरीज में कनेक्ट और लाइव वायर के साथ कनेक्ट, ये चार पॉइंट याद रखना फ्यूज वायर। बल्ब के अंदर आपको एक पॉइंट याद रखना है, दो पॉइंट याद रखना है, कौन सा वायर यूज होता है, टंगस्टन होता है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी बच्चों हाई मेल्टिंग पॉइंट डिवाइस हो, है ना, याद रखिए। अब इसके अलावा एक हमसे और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बच्चों, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यहां से बच्चों मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, पर आपको याद रखना है, आप खुद ही बना सकते हैं स्टेटमेंट। क्या बनता है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। मतलब इनमें से जो वैल्यू बढ़ती होगी हीट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब यहां से ये हटाओगे तो ये फॉर्मूला याद रखना, हीट एनर्जी का, उसके बाद पावर का ये डिफाइन, और ये यूनिट, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला यहां से क्वेश्चन बनता है, और ये यूनिट याद रखना, मुझे ये तो याद रही जाएगी, ये वाली यूनिट और याद रखना आप लोग, बस यही है, दैट्स इट, इतना ही है आज के लेक्चर के अंदर। अब देखो इसी पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना ताकि उनको बेनिफिट मिले। बच्चों यकीन से कह रहा हूँ, आप वैसे सीरीज के साथ जुड़े रहना, इतना अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी ना, एग्जाम के अंदर एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप लोग अटेम्प्ट नहीं करवाए। अरे कर रहे होगे, पक्का कर रहे होगे, ठीक है, बिल्कुल A1। अरे आपको जो पढ़ाया जाता ना अच्छे सोर्स से बच्चों, बिल्कुल ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके अलावा जो भी आपके जो स्टैंडर्ड्स बुक है वहां से भी, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।